साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। मूर्खता की हद तक भोले भाले सीधे साधे बहुजन समाज के गाल पर जोरदार तमाचा लगाते हुए अभिनेता से राजनेता बने विजय जोसेफ ने अपने निजी ज्योतिषी को मुख्यमंत्री कार्यालय में ओएसडी पॉलिटिकल के महत्वपूर्ण पद पर तैनात कर दिया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि बहुजन समाज के लोगों ने महज बाबा साहब की, पेरियार साहब की तस्वीर के सामने सिर झुकाने मात्र से किसी को अंबेडकरवादी या पेरियारवादी मान लिया हो। इसको भोलापन कहें या मूर्खता, इसी का लाभ उठा करके इस बहुजन मार्केट में तमाम मनुवादी और ब्राह्मणवादी भी अपनी दुकानें चला रहे हैं। बहरहाल बात तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय जोसेफ की हो रही थी। उनकी जीत के बाद मैं लगातार इस बात को दोहराता रहा हूं कि विजय जोसेफ की जीत कहीं से भी विचारधारा की या किसी करिश्माई व्यक्तित्व की या मेहनत की जीत नहीं, बल्कि एक फिल्मी सुपरस्टार की जीत है। तमिलनाडु के इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले 5 ऐसे लोग मुख्यमंत्री के पद पर पहुंच चुके हैं जिनका सीधे तौर पर फिल्म इंडस्ट्री से कोई लेना देना था। तमिलनाडु के इतिहास में 45 साल फिल्म इंडस्ट्री के लोग ही मुख्यमंत्री के बतौर बैठे हैं। यकीन ना हो तो आंकड़े सुन लीजिए। सीएन अन्नादुराई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे, 2 साल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। एमजीआर साउथ फिल्मों के सुपरस्टार अभिनेता थे, एआईडीएमके पार्टी के संस्थापक थे, राजनीति में आए, मुख्यमंत्री बन गए, वो भी 10 साल मुख्यमंत्री रहे। निवर्तमान मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के पिता करुणानिधि 19 साल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे। उनके खिलाफ जो राजनीतिक शख्सियत थी जयललिता, वो भी अभिनेत्री से राजनेता बनी थी, 14 साल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनी। इन सब के बीच में एक और अभिनेत्री जो तमिलनाडु में मुख्यमंत्री बनी, वीएन जानकी। भले ही 23 दिन रही, लेकिन इन सब का कार्यकाल जोड़ लिया जाए तो 45 साल तमिलनाडु में तो अभिनेता ही मुख्यमंत्री रहे। तो विजय जोसेफ की सफलता को मैं किसी भी तौर पर बहुत बड़े क्रांतिकारी बदलाव के तौर पर नहीं देखता, बल्कि डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन की हार पर निराशा हुई। लेकिन तमिलनाडु की जनता को सुपरस्टार को मुख्यमंत्री बनवाना था, बनवा दिया। तो बनते ही सबसे पहले उसने पेरियार रामास्वामी नायकर के विचारों की धज्जियां उड़ाते हुए अपने निजी ज्योतिषी रोधन पंडित बेट्रीवेल को मुख्यमंत्री कार्यालय में ओएसडी, वो भी पॉलिटिकल मामलों का बना दिया। यानी कि मुख्यमंत्री विजय जोसेफ जो भी फैसला अब लेंगे तमिलनाडु की जनता के लिए, वो ज्योतिषी से पूछ करके आस्था के आधार पर लेंगे। ये बात यूं ही नहीं कह रहा हूं, ये भी बात सामने आई कि पार्टी बनाने से लेकर के कहां से चुनाव लड़ना है, कब शपथ ग्रहण करना है, ये सब एक ज्योतिषी से ही पूछ करके हो रहा था। कोई बात नहीं, यह आपका निजी विषय था, लेकिन तमिलनाडु की जनता पर अपने निजी ज्योतिषी को थोप करके आपने पेरियार साहब के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ा दी हैं। सोशल मीडिया पर तमाम भोले भाले बहुजन समाज के लोग एक तरफ बाबा साहब, एक तरफ पेरियार साहब की तस्वीर लगा करके विजय जोसेफ को बहुत बड़ा अंबेडकरवादी, पेरियारवादी घोषित कर रहे थे। ऐसे लोगों से मैंने कहा भी, जो शख्स ये बयान देता हो कि मैं सभी धर्मों में बराबर भरोसा रखता हूं, मैं बहुत बड़ा सेकुलर यानी कि धर्म निरपेक्ष व्यक्ति हूं, इसका मतलब यह होता है कि उसकी ईश्वर में, धर्म में, पाखंड में घोर आस्था है। बहरहाल सिद्धांतों की बात को अलग भी कर दें तो विजय जोसेफ के लिए यह कदम आत्मघाती होगा, क्योंकि एक ऐसे शख्स पर आपने भरोसा दिखाया इतने महत्वपूर्ण पद के लिए जो अभी तक राजनीतिक लोगों को मूर्ख बनाता रहा है, उसका सीधे सीधे राजनीति से कोई संबंध नहीं है। उस शख्स के संबंध कांग्रेस में भी हैं, बीजेपी में भी हैं, एआईडीएमके में भी हैं, अन्य पार्टियों में भी हैं, क्योंकि उस शख्स को आडवाणी का बेहद करीबी बताया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का भी करीबी हुआ करता था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि उसने आय से अधिक संपत्ति के मामले में
जयललिता को भविष्यवाणी करके आश्वस्त कर दिया था कि किसी कीमत पर आप जेल नहीं जा सकती, लेकिन जयललिता जेल चली गई, दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई, तो बैटरी बल को तमिलनाडु छोड़ करके सिंगापुर जाना पड़ा। बाद में उसने अपना नाम रोधन पंडित रख लिया क्योंकि वो दिल्ली में सेटल हो गया और उत्तर भारत के राजनीतिज्ञों को मूर्ख बनाने लगा। इसी बीच में उसकी मुलाकात होती है विजय जोसेफ से, तो उनका दरबारी बन गया। अब दरबारी और भाट का काम ही होता है अपने राजा की स्तुति में गान करना। अब विजय जोसेफ से पैसा ले रहा था तो कैसे कह सकता था उनकी जीत नहीं होगी। ऐसे तमाम सारे ज्योतिषियों को मैं जानता हूं, जिससे पैसा लेते हैं उसी के जीत की बात कहते हैं। किसी ना किसी का तुक्का फिट बैठता है। इस बार उसका तुक्का फिट बैठा तो विजय जोसेफ ने सीधे उठा करके उसको सिर पर लाद लिया। लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठा करके तमिलनाडु की जनता के सिर पर लादने को मैं कतई उचित नहीं मानता। इसलिए मैं बहुजन समाज के लोगों से बार बार अनुरोध करता हूं, किसी भी व्यक्ति के भाषण से ज्यादा उसका जीवन आचरण देखो। अपने जीवन जीने की पद्धति में कितना पेरियारवाद को, कितना अंबेडकरवाद को फॉलो करता है। चुनाव के समय पेरियार की तस्वीर इस्तेमाल करना विजय जोसेफ या तमिलनाडु की किसी भी पार्टी के लिए मजबूरी की स्थिति है, क्योंकि तमिलनाडु में मौजूदा समय में पेरियार साहब को इग्नोर करके सत्ता में आया ही नहीं जा सकता। हां, इतना जरूर है कि विजय जोसेफ बीजेपी जैसी सांप्रदायिक पार्टी को हरा करके मुख्यमंत्री बने होते तो खुशी की बात थी, लेकिन एक तर्कवादी, विज्ञानवादी, पेरियारवादी शख्स को हरा करके अगर सेकुलर का झुंझुना लेने वाला कोई फिल्म स्टार मुख्यमंत्री बन गया तो नेशनल जनमत की नजर में यह कोई बहुत बड़ी क्रांति या बदलाव की बात नहीं। बहरहाल तमिलनाडु की जनता ने 8 ग्राम सोना और एक सिल्क की साड़ी के आश्वासन पर एक हीरो को मुख्यमंत्री बनवा ही दिया है, तो इन सब बातों के लिए उसे तैयार रहना ही होगा। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।